मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आप लोग का एग्ज़ाम 2026 में होने जा रहा है, जिसका फर्स्ट जो पेपर स्टार्ट हो रहा है 23 जो है फरवरी, ठीक है? उसी का वायरल प्रश्न पत्र हम लोग करेंगे, जो कि आप समझ लो 100% ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना लमसम तय है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको भी मालूम है कि इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है 140 से कम तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर आप हिंदी भाषी से रिलेटेड हैं तो। जैसे बिहार, यूपी, आपका हो जाएगा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जो है इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो है इसका कट ऑफ जाता है। तो अगर आप इनसे बिलॉन्ग करते हैं तो 140 आपको लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये स्पेशल ही मॉडल पेपर स्टार्ट किया है और आज से लमसम आपके पास 1 मंथ का समय है, मतलब 30 दिन हम लोगों के पास है और 30 क्लास ऐसे क्लासेज समझ लीजिए कि रामबाण होगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे एक ही क्लास में ऑल सब्जेक्ट पूरा का पूरा आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें मैथ, हिंदी, जीके और आपका जो है रीजनिंग, ये चारों ही सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न जो पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, बिल्कुल वही पैटर्न से मैंने बनाया हुआ है और लमसम 300 सेट करने के बाद से आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये गारंटी है। तो चलिएगा आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे इसी टाइम पर, एसएससी जीडी स्पेशल जो भी मेरे दोस्त हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका जो है उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? हम लोग तेजी में प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको प्रश्नों के किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में एक जो है टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी को कौन सी जयंती मनाई गई? ये आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी ये नंबर की थी? आपको फटाफट से अगर प्रश्न का उत्तर मालूम है तो ABCD करके अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फटाफट से सभी लोग। सब इससे मिलेगा, आप थोड़े से वेट करें, अभी इसके बाद से आएगा रीजनिंग, मैथ, हिंदी। तो 153वां जो है जयंती था गांधी जी का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले जो है स्थान कौन से है, जहां एक में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? आपको बताना है कि पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान जहां पर जो है 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है वर्षा होती है। तो देखिए, बात की जाए वर्षा तो सबसे पहले आपको मालूम है कि मानसीन राम जो कि भारत में पड़ता है, चेरापूंजी भी भारत में है। तो ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4। तो जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कृषि क्षेत्र से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो इजी प्रश्न है और बिल्कुल यही लेवल का प्रश्न भी रहेगा। भारत में सबसे सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में सबसे पहले जो है एशियाई खेल जो है कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपको मालूम है कि नई दिल्ली में सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है अधिकार बनी सिफारिशों के जो है पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? बताएंगे कि इसमें जो है प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और जो है एडविन मोटिंगू तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से जो है अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन से जो है अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 और 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 315 से 323, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह एक कर्नाटक
प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में आई थी। तो ये कौन थी? आप लोग को याद रखना कि ये थी आपके कि मुदैर सुन्मुखवती सुकमतवदी शुभलक्ष्मी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में जो है शामिल किया गया था? तो ये तो खेल था कबड्डी। ऑप्शन नंबर जो है सी, विधा के रूप में शामिल किया गया जो है खेल है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है किस वर्ष से जो है क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से जो है क्रियान्वित मतलब दिया जा रहा है, ये प्रश्न का कहना है। तो 2016 से जो है ये आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का जो है उपयोग करके दीवारों पर जो है चढ़ाया जाता है? निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? तो ये होता है कद्दू। ये है आपका कद्दू के पौधे, कद्दू लौकी जो बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में युद्धकालीन व्यय और जो है संसाधन आवंटन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध थी? तो ये तो थी आप लोगों के भारतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होता है? किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने का जो शक्ति होता है राज्य के राज्यपाल के होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कर आपका अगला प्रश्न कि भारतीय पैरा एथलेटिक्स पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? पारुल परमार, तो ये आप लोगों को याद रखना, ये तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आप लोगों को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और जो है बीमारियों को दूर करने के लिए जो है जादुई मंत्रों और आकर्षण का जो है संग्राहक है? तो जिनने बताया है अर्थशास्त्र, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसी में जादू टोना का जो है यहाँ पे बारे में बताया गया। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो बांग्लादेश के संविधान के अनुसार यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस्लामिक धर्म है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का जो है एक घटक माना जाता है? तो ये आपको याद रखना है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग। तो जिनने बताया है क्लेमेंट इटली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जिन्होंने बताया इसका मुख्य लक्ष्य कृषि विकास, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे समानता, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन जो है 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है?
तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से जो है मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लगाने वाले पहले संगीत निर्देशक हैं? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि राहुल देव बर्मन, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी है जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया है और क्यों? तो ये तो है, आप लोगों को याद रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना सरकार में परिवर्तन के कारण ये जो है रद्द किया गया था, पूरा नहीं हो पाया। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सोना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये तो है आपके कथक से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रसोइये ने आज, और यहाँ पे विदेश शब्द का पहचान करना है। देखिए अब जो है हिंदी स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है, अच्छे तरीके से हिंदी में कम से कम तो 20 या 19 यहाँ पे होना ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो रसोइये ने आज सूप नहीं बनाया, क्या नहीं किया? सूप नहीं बनाया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उल्लू सीधा करना, ये जो है एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? ये आपके चारों ही ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद में बदलने वाला कौन सा वाक्य उपयुक्त होगा? बूढ़ी काली काकी जूठी पतलों को खाने लगी, यहाँ पे खाने लगी के स्थान पे जो है आपको बताना है, यहीं पे रेखांकित है, तो खाने लगी के स्थान पे क्या होने वाला है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए चबाने लगी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो चबाना, देखना तो बिल्कुल गलती हो जाएगा, निगलना भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। पत्तल को क्या करेगा आदमी? चाट सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई अंग भंग न हो। जिसका कोई भी अंग माने भंग नहीं हुआ, भंग मतलब होता है मतलब खराब नहीं हुआ हो, तो अपाहिज बोला जाता है। भंग हो लिखा है, भंग नहीं, भंग है। जिसका कोई भी अंग भंग है तो उसको बोलते हैं अपाहिज, मतलब उसका अंग क्या हो गया है, कोई अंग जो है या तो भुजा या तो उसका जो है पैर जो है क्या हो, नहीं हो। एक निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोई काम करता है या कोई कुछ भी करता है तो उसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा? तो कोई बढ़ा चढ़ा के कोई काम करे या कुछ भी करे तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। अगला प्रश्न है कि बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होता है? बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कान का कच्चा होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द उन्नति का जो है यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। तो उन्नति का होता है, आप लोग बताएंगे फटाफट से अवनति, विलोम क्या हो जाएगा? अवनति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सत्कार शब्द का विलोम शब्द। देखिए जो प्रश्न आप देख रहे हो 100% ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आप कर रहे हो, ठीक है, कहीं से इस पे दो मत नहीं होना चाहिए, कहीं से। तो तिरस्कार हो जाएगा आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। ये वाले बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से दुराग्रह के विलोम शब्द, दुराग्रह जो है इसका विलोम शब्द क्या होने वाला है? दुराग्रह का होता है आग्रह, आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया जो है वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है, तो इसका विलोम जो है बताना है। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको भरना है? तो प्रलय। सृष्टि का संबंध जो है प्रलय से है, ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा अपोजिट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या करना है? अशुद्ध हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए सकर्मक क्रिया
तो देखिए यहाँ पे तो खाता है, रोटी खाता है, ये तो पता चल गया, पत्र लिखता है ये भी, दूध पीता है ये भी, तो ये तो तीनों के तीनों सकर्मक हो जाएंगे। अकर्मक हमें पहचानना है तो ऑप्शन नंबर ए ही एक अकर्मक दिया गया है, तो यही राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं है, ये भी ध्यान देना है, त्रुटि है या नहीं है पूछा जा रहा है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। तो देखिए मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल जो है त्रुटि नहीं है, मतलब एकदम सही लिखा गया। बाकी देखिए मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, इस तरीके से थोड़ी होगा। आपकी बातें बहुत मीठा है, मीठी होती है बातें, मीठी बातें क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी को लगाए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। यह वस्तु ग्राहम है, युक्त में ग्राहम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होता है त्याज्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्य हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती है उसे अनुपम कहा जाता है। 6 महीने का समय, 6 महीने का समय को क्या कहा जाएगा, 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 6 महीने का क्या बात बोला जाता है, छमाही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगला प्रश्न, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, वाक्य में रेखांकित एकनार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प चुने। मेरे परीक्षा में, यहाँ पे अंक के जगह पे बताना है, यही रेखांकित है। तो देखिए मेरे परीक्षा में जो है गिनती के अंक आए, क्या बोला जाएगा, गिनती के अंक आए, गिन के अंक आए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, विशेषण युक्त पद नहीं है, तो विशेषण युक्त पद जो है उतार चढ़ाव जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। विष्णु के लिए परिवाची शब्द, विष्णु का जो है परिवाची शब्द क्या होता है ये पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि विष्णु का परिवाची जनार्दन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि खन का जो है विलोम शब्द क्या होगा, खन जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो खन का मतलब यानी पे दुखी, यानी कि इसका प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थी की कई जो है टोलियां थी, मेले में कई विद्यार्थियों की टोलियां थी, क्वेश्चन नंबर 47। तो टोलियां जो है यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, अशुद्ध है, त्रुटि है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को सुगम रास्ते से गुजरना होता है, ऊपर नीचे रास्ता, सुगम रास्ता थोड़ी ना मिलेगा कभी भी जिंदगी में आपको, ऊपर नीचे थोड़ी ना होगा, चलते फिरते थोड़ी ना होगा, क्या होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, तोता उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ गया, टहनी पर बैठ गया, फुनगी पर बैठ गया, डाल पर बैठ गया। तो आगे जो है यहाँ पे देशज शब्द हमें चुनकर भरना है, ठीक है। तो देशज में क्या हो जाएगा, फुनगी पर बैठ गया, डाल को ही देशज शब्द में बोलेंगे फुनगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्यों के लिए उपयुक्त होगा। आप पहले मंडली का मेला करें फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि आप पहले कुंडली का मेला करें फिर जो है आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है रीजनिंग के हम फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आप तैयार हो जाइए, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है। एक बार अगर आप इस क्लास में आए हैं तो बिल्कुल जो है वीवीआई प्रश्न आपके लिए हम इसी तरीके के कराएंगे। आप कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब देखिए बात है 208, 190, 163, 127, 142, 82, यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू बार बार घट रहा है, तो हम क्या करेंगे 208 से 90 पे आ जाएंगे, यानी कि 18 माइनस कर दिया है, ठीक है। 190 से 163 ये कितना हो गया, 27 माइनस कर दिया है, और इसके आगे चलेंगे 127, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 और 3 36, 36 माइनस किया गया है, इसके आगे चलेंगे 82, कितना माइनस किया गया है 18,
27 45 माइनस कर दिया, तो इसके आगे हम कितना माइनस करेंगे? देखिए 18 9 दूना 18, 9 तिरी 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, कितना हो जाएगा? 54। यहाँ पे 54 जो है हो जाएगा। अब 54 माइनस कर लो यहाँ से, बार बार कम हो रहा है तो 54, 9 के पहाड़े बार बार 9 जो है माइनस किया गया है अधिक, तो आप करोगे तो इसमें से 54 माइनस, तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि 28 हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक विशेष कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एल का जो है पद आपको निकालना है। अब मुझे लगता है कि आपको भी मालूम है कि रीजनिंग में 20/20 अगर नहीं आया तो आप किसी भी एंगल से हिंदी भाषी क्षेत्र में है जहाँ की कट ऑफ हाई जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, ये आप लोगों को तो बिल्कुल ही मालूम होगा। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग को बेहतर तरीके से समझना होगा, जो कि यहाँ पे रीजनिंग सीखो चैनल पर ही आप अब बेहतर तरीके से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, और आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में हम पीडीएफ देते हैं डेली ही क्लास का, तो आप रिवीजन के लिए इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिए। आपको कहाँ पे मिलेगा? आप देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ बिल्कुल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप बिल्कुल इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि तैयारी मजबूत करना है इस बार। अब देखिए यहाँ पे जो है एल का हमें वैल्यू निकालना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर एल है, नहीं है, नीचे एल है, बिल्कुल नीचे एल है, मतलब नीचे ऊपर एल नहीं है, तो ऊपर कौन कौन से अंक है यहाँ पे ये देख लो, 5 है, 1 है, 3 है, 9 है, तो देखिए ये चारों का अंक ये 4 है, तो कभी भी ऊपर क्या है? 5 है तो 5 उत्तर नहीं होगा, 1 है ऊपर तो ऊपर 1 नहीं होगा, 9 है तो 9 भी नहीं उत्तर होगा, यानी कि 2 उत्तर हो जाएगा। एल का वैल्यू 2, क्योंकि 2 देखिए 2 यहाँ पे दिया गया है, तो 2 ही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप सिंपल से लॉजिक, या आप इस तरीके से भी जो लोग बनाते हैं, ए से ए काट दीजिएगा, बी से बी काट दीजिएगा, एम से एम काट दीजिएगा, ठीक है, और इधर का 5 से 5 काट दीजिएगा, फिर 9 से 9 काट दीजिएगा, 1 से 1 काट दीजिएगा, तो देखिए एल का वैल्यू इधर 2 बचा है, इधर एल बचा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको टाइम बचे। अगला प्रश्न है, एक कुट भाषा में आपको यहाँ पे दिया गया है, ये कंडीशन है, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और उसमें कह रहा है कि ये जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। ये ब्लड रिलेशन का इस टाइम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम हॉल में तंग करना लमसम तय है। देखिए समझने की बात है कि यहाँ पे जो है कंडीशन बोला गया, देखिए एडिरेट मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स जो है सी की पुत्री है, यानी कि पहले आप पुत्री यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर यहाँ पे देखिए एक्स सी का पति है, पुत्री है तो ये माइनस, पति है तो यानी कि प्लस, ये पति है। एडिरेट का फिर अर्थ क्या हो जाएगा? पुत्री, ठीक है। अब देखिए ये पुत्री हो गई, हमसे पूछा गया है जे जो है एन से कैसे संबंधित है, एन से, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए ये इसकी पुत्री है, पुत्री के बाद ये पति है, पुत्री का पति कौन होता है? दामाद, और दामाद का ये कौन हो गया? पुत्री, दामाद के पुत्री, यानी कि कौन होगा आपका? यानी कि नातिन हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि एन से जे, तो देखिए इसका ये कौन हो गया? जे से एन से बताना है, तो एन का ये पिता हुआ, पिता की ये कौन है? पिता, पिता के बाद ये हो जाएगा आपका पति, पति, पति हो गया, पति मतलब इसकी ये वाइफ है, यानी एन की ये माँ है, माँ की ये कौन है? पुत्री, यानी कि ये मदर है, यानी कि हो जाएगा कि जो है क्या लगेगी? पुत्री का, पुत्री का, पुत्री का कौन है? पुत्री का पुत्र, या आप इसको बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे जे ही लिखा है यार, जे से एन पूछा गया, जे से एन, तो देखिए ये इसका क्या है? फादर है, और फादर की ये कौन है? वाइफ है, तो फादर के वाइफ कौन होता है? मदर होता है। यार हम लोग नीचे गए थे, यहाँ तक एस के तक कहाँ लिए चले गए थे, एक लाइन में ही पूछा था।
अगला कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग की पहचान करना है। हमें अलग की पहचान करना है। तो देखिए फटाफट से आप बता सकते हैं। इसमें एफ होता है 6 पे, एच पे 8 और जे पे 10। यहाँ पे एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, बी होता है 22 पे। अब देखिए यहाँ पे 2 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का है, पर यहाँ पे एक ही का गैप लिखा गया। अच्छा यहाँ पे 8 एच होता है, जे 10 पे होता है, एल 12 पे होता है। देखिए 2 2 का गैप है, यानी कि इसमें भी 2 का गैप है, पर यहाँ पे जो है यू भी लगातार लिख दिया गया है, तो अलग तो यहीं पे मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि शब्द इसको जो है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए आप सिंपल से इसको बना सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में GRACEFUL लिखा है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, ए के बाद सी आता है, सी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद से क्या आएगा आपका एल, एल के बाद से आर, आर के बाद से आपका आएगा यू। अब देखिए कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित। तो देखिए अब कितने स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे अंक जो है पलट गए हैं, सारे के सारे अंक बदल गए हैं, यानी इनमें कोई नहीं ऑप्शन लगाएंगे, एक भी ऐसा अक्षर नहीं है। अगला प्रश्न है कि इसको जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको हम लोगों को बताना है क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर आप थोड़े से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एस के बाद आर लिखा है, एस होता है 19 पे, आर होता है 18 पे, एक माइनस किया है, एन से पहले एम आता है, -1 किया है, तो जी से पहले क्या आता है, एच आता है, जी से पहले एच आता है, जी के बाद एच आता है, एक माइनस करेंगे तो एफ हो जाएगा ना। फिर देखिए बी के पहले ए आता है, तो यानी कि पहला -1 माइनस यू के पहले क्या आता है, टी, यानी कि ये गलत, आर लिखा है एफ आर, ये तो गलत हो गया। उसके बाद से ए से पहले क्या आता है, सी से पहले डी, यहाँ पे देखिए सी के बाद डी लिख दिया है, एम के बाद एन लिखा है, मैंने +1 किया है, तो ए के बाद बी हो जाएगा, यानी कि सी वाला गलत। उसके बाद से लास्ट वाला एफ के बाद जी, ओ के बाद पी, एक जोड़ रहा है, दोनों में -1 किया था इसमें, और इसमें +1, फिर +1 कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे +1 कर लो। एक्स के बाद क्या आएगा, वाई, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न, 7 जो है व्यक्ति यहाँ पे उत्तर की तरफ मुंह करके सीधे पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, 7 आदमी हैं उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे 7 लोगों को बैठाना है, कह रहा है यहाँ पे कि एम जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बायां दायां आप समझते हैं, ये है दाहिना साइड, ये है दाएं, तो यानी कि ये हो जाएगा बायां। कह रहा है एम जो है एम पी के बाएं ओर बैठा है, एम जो है पी के बायां, यहाँ पे अगर पी है तो इसका बायां साइड, बायां इधर हो गया, इधर एम बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्यू के ठीक बाएं ओर बैठा है, ओ क्यू तो हमें मालूम नहीं है, आर पी के ठीक दाहिनी ओर, और एल के ठीक बाएं ओर बैठा है, आर जो है पी के दाहिना तरफ, तो पी के दाया तरफ इधर हो जाएगा कौन, आपका आर, और आर जो है ना, आर एल के दाहिना ओर है, बाएं ओर, तो एल बाया हो जाएगा। अब कह रहा है एन एल के ठीक दाएं ओर, एन के ठीक दाहिना तरफ, तो एन यहाँ पे अगर रख देंगे तो एन का दाहिना साइड ये हो जाएगा, ठीक है, और ओ के ठीक बाएं ओर, तो ओ के बाया बैठा है, ओ के बाया तरफ, ओ के बाया, ओ के बाया तरफ, एन जो है एल के ठीक दाएं, एन के ठीक दाएं, एन जो है एल के ठीक दाहिने तरफ, एल के ठीक दाहिने तरफ है, और ओ के ठीक बाएं बैठा है, ओ के ठीक बायां बैठा है। अब कह रहा है कि एन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है। अब देखिएगा, अब देखिए एक लोग बच गया है, एक लोग कौन है, ओ क्यू के ठीक बाएं बैठा है, क्यू के बायां, तो क्यू यहाँ पे रहेगा, क्यू के बायां हो जाएगा ओ। कह रहा है एन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन के बायां दूसरे स्थान पे, एन देख लो कहाँ पे है, एन इसका बायां, बायां साइड, ये तो दाहिना है बायां, पहला दूसरा, दूसरे पे कौन अक्षर आ रहा है,
दूसरे स्थान पे पूछा गया है तो आर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल सा था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। देखिए 4 से 6 हुआ, 2 प्लस किया, 6 से 10 हुआ यानी 4 प्लस यहाँ पे 18, 8 प्लस 34 यानी कि कितना 18 दूनी 36 16। देखिए 2 से 4 यानी 2 गुना, 4 से 8 फिर 2 गुना, 8 से 16 फिर 2 गुना, 16 से फिर हम 2 गुना करेंगे 32। अब देखिए 34 32 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 3 3 6, 66 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, हमें एक ठो पकड़ लेना है BSGN। इसके मतलब बी का कोड होता है 2, एस का होता है 19। अब देखिए पहले समझिएगा यहाँ पे लिखा क्या है, इसको लिख रहा है 5 यानी कि यहाँ पे 3 प्लस किया है, 19 लिखा है, 19 में भी 3 जोड़ेंगे, 19 3 22 यहाँ पे लिखा है, मतलब सब में प्लस 3 कर रहा है। जी होता है यहाँ पे 7 पे, तो 7 में 3 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इन होता है 14 पे, 14 3 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। अब जो है हम वही करेंगे, पी होता है 16 3 19, 19 पे जो है हमारा पहला अक्षर बनना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। क्लास को सभी लोग लाइक कर दो प्लीज, ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न 100% कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जो ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो प्रश्न आपके एग्जाम में इस टॉपिक से न पूछा जाए, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लिए खास बात है। देखिए माइनस को बोला है प्लस करने के लिए, यहाँ पे देखिएगा ये लाइन माइनस और प्लस को चेंज करना है, तो माइनस और प्लस को चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। भागा को गुणा लिखो और गुणा को भाग लिख दो, गुणा को क्या लिखो भाग लिख दो, ठीक है। यहाँ पे गुणा को अब भाग कर दो, ठीक है। भाग करने आता है 7 9 63 माइनस हो गया, यहाँ पे गुणा करो 9 एकम में 9 प्लस 50। अब देखिए 9 में से 9 घट जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपका गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ये था आज का पहला मॉडल पेपर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन मॉडल सेट को आप अंत तक देखेंगे जो डेली ही क्लासेज आपको कराया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।